आईएएस की जर्नी स्टार्ट होती है 2012 के आसपास से, जब एक रिलेटिव को मेरी मम्मी बता रही थी कि उन्होंने बोला इतनी अच्छी है पढ़ने में तो इसको आईएएस क्यों नहीं बनाते। 3 साढ़े 3 साल की जॉब के साथ साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली सिविल सर्विसेज ही करना चाहती हूँ। घर वालों को कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगी, बट शायद मेरा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे लूज़ होता जा रहा था। 2020 कोविड के बाद जो अटेम्प्ट आया वो मैंने अपने फुल एफर्ट से दिया एंड बट अगेन रिज़ल्ट आया और मेरा क्लियर नहीं हुआ उस साल भी। मैं बैठे-बैठे रोना स्टार्ट कर देती थी। उसके तो वो वाला अटेम्प्ट तो बस ऐसे था कि बस ख़त्म करूँ और यहाँ से निकलूँ, मुझे नहीं करना यूपीएससी। मेरे दादाजी एक कहावत हमेशा कहा करते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे को पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इसी कोट से मोटिवेशन लेते हुए मैंने अपनी लाइफ को हमेशा देखा है। नमस्कार, मेरा नाम है आकृति सेठी। आज मैं यूपीएससी 2022 क्लियर करने के बाद अपनी इस जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। जितना बताने में आसान है कि मैंने यूपीएससी 2022 क्लियर किया है, उससे ज़्यादा कठिन ये जर्नी होती है और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही कठिन थी, क्योंकि मैंने अपने छठे और आखिरी अटेम्प्ट में अपना पहली बार प्रीलिम्स पहली बार मेंस लिखा था, पहली बार मेंस क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके 2022 यूपीएससी में एक रैंक हासिल किया है। इस जर्नी में मैं आपके साथ अपनी थोड़ी-सी बैकग्राउंड शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक अम्बाला ज़िले हरियाणा राज्य से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी परवरिश हमेशा से एक ऐसी फैमिली में हुई जहाँ पे पढ़ाई को महत्व दिया जाता था। मेरे माता-पिता ने मुझे हमेशा आगे जा पढ़ने के लिए सपोर्ट किया। मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड थी अपनी फैमिली की। जब मैं पैदा हुई तो आस-पास के बहुत रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बहुत ज़्यादा बोला कि ओहो! तेरी तो दूसरी बेटी हो गई है। बट मेरे दादाजी हमेशा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, और उस दिन भी उन्होंने यही बोला कि ये लड़की हमारे लिए एक दिन ज़रूर लकी होगी, और उन्होंने मेरा नाम घर का लकी रखा। स्कूलिंग एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से हुई। रिसोर्सेज़ की शायद जॉइंट फैमिली में कमी थी, बट वैल्यू सिस्टम वाज़ ऑलवेज़ स्ट्रॉन्ग। इसी दौरान जब 10th में मेरी सिस्टर ने अपने स्कूल में टॉप किया, तो मुझे भी एक इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली कि मुझे भी एकेडमिकली अच्छा करना है। 9th क्लास में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो टीचर ने मुझे बोला कि तेरी सिस्टर तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, तू अच्छी क्यों नहीं है? तो मैंने उन्हें चैलेंज किया था कि मैम 10th आ रही है, मेरे भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो मैं भी डेफ़िनेटली स्कूल में टॉप करूँगी। आई डोंट नो वो एनर्जी कहाँ से आई थी, बट 10th और 12th दोनों ईयर मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। इसके बाद कॉन्फिडेंस हमेशा से अच्छा था, एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट रही हूँ। स्पोर्ट्स हो गया, डिबेट्स, डिक्लेमेशन, सिंगिंग, डांसिंग, एनी कॉम्पिटिशन यू नेम इट एंड आई वाज़ देयर एज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप। एंड इस वजह से कभी फेलियर्स देखे नहीं थे। कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तब भी फेलियर्स उस लेवल के नहीं देखे थे। जब यूपीएस कॉलेज खत्म हुआ, तब भी एक डायरेक्शन नहीं थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आईएएस की जर्नी स्टार्ट होती है 2012 के आसपास से, जब एक रिलेटिव को मेरी मम्मी बता रही थी कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है। उन्होंने बोला इतनी अच्छी है पढ़ने में तो इसको आईएएस क्यों नहीं बनाते? तब मुझे लगा कि कुछ आईएएस भी होता है। आईएएस के बारे में जानना शुरू किया तो पता चला कि एक बहुत ही अच्छा सोशल सर्विस करने का ऑप्शन मिलता है। रिसोर्सेज़ कंस्ट्रेंट अगेन, उसकी वजह से 2013 के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब जॉइन की। 3 साढ़े 3 साल की जॉब के साथ-साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली सिविल सर्विसेज़ ही करना चाहती हूँ। 2017 में जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन से स्टार्ट किया। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मैं वापस से अपने घर गई, वहाँ जाके मैंने 1-2 साल की अच्छी पढ़ाई की। 2017 का अटेम्प्ट दिया था बिना ज़्यादा पढ़े, पर लेकिन नंबर ठीक-ठाक आ गए थे, तो घर वाले भी थे कि हाँ, हो जाएगा इसका क्लियर। 2018 अटेम्प्ट आई गेव विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट आई विल क्लियर इट, बट उस साल भी क्लियर नहीं हुआ। 4-5 मार्क्स से मेरी कट ऑफ मिस हो गई थी प्रीलिम्स की। घर वालों को कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगी, बट शायद मेरा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे लूज़ होता जा रहा था। 2019 अगेन मैंने तैयारी स्टार्ट की। बहुत अच्छे से मेंस के लिए भी पढ़ी, प्रीलिम्स की भी तैयारी की। पर 2019 यूपीएससी का प्रीलिम्स आने से पहले मार्च में हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का प्री हुआ।
और उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे और वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हिट हो गया। उस सबकॉन्शियस माइंड में हिट जब हुआ तो मार्च 2019 एचसीएस का एग्ज़ाम था। उस उसके बाद 2-3 महीने मेरे कंटीन्यूअस डिप्रेशन फ़ेज़ में गए। मैं बैठे-बैठे रोना स्टार्ट कर देती थी। उसके तो वो वाला अटेम्प्ट तो बस ऐसे था कि बस ख़त्म करूँ और यहाँ से निकलूँ, मुझे नहीं करना यूपीएससी और आई वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। 2019 में जब फिर यूपीएससी नहीं हुआ, आई वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग द यूपीएससी जर्नी। अम, मम उस टाइम पे मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया एंड उन्होंने कहा कि नहीं तू इस टाइम पे क्विट नहीं कर सकती और तू ऐसे हार नहीं मान सकती। और उन्होंने मुझे पुश किया कि तू दिल्ली जा, दिल्ली जाके तैयारी अपनी स्टार्ट कर। अगेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ के कंस्ट्रेंट्स थे काफ़ी, तो मम्मी ने मेरी मासी से बात की और मेरा वहाँ पे रहने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट की। 2020 कोविड के बाद जो अटेम्प्ट आया वो मैंने अपने फुल एफर्ट्स से दिया एंड आई आई कुड कंसिडर दैट इट वाज़ माय बेस्ट अटेम्प्ट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि क्लियर हो जाएगा, मेंस की तैयारी स्टार्ट की। बट अगेन रिजल्ट आया और मेरा क्लियर नहीं हुआ उस साल भी। 2021 अटेम्प्ट अगेन, आई हैड सीवियर पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन फेज बिफोर प्रीलिम्स and I could not clear 2021 and in fact it was the worst attempt that I could give. I could only score 65 marks in my prelims exam. uh, उसके बाद 2 महीने का ब्रेक लिया। ब्रेक लेके अपने आप को असेस किया कि गलती हो कहाँ रही है। कहीं न कहीं मन में ये विश्वास था कि मैं कर लूँगी, बट वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में शायद कभी बैठ के रियलाइज़ नहीं किया था। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, अब तक तो घर वाले भी ये मान चुके थे कि थोड़ा-सा इसको कहीं और देख लेना चाहिए। बिकॉज़ हरियाणा से आप जहाँ ऐसी जगह से आते हो कि एक शादी का प्रेशर जल्दी ही लड़की पर आ जाता है। उस टाइम पे थोड़ा-सा माय फादर वाज़ ऑलवेज़ सपोर्टिव कि नहीं ये पढ़ रही है, इसे पढ़ने दो। बट थोड़ा-सा मदर और बाकी सब कहने लग जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कुछ और स्टार्ट कर ले। बट अगेन आई डिड नॉट वांट टू गिव अप एंड दिस टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। 2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया। मैंने बुक्स पढ़ी कुछ ऐसी जो मुझे मोटिवेट कर सकती थी और रियलाइज़ेशन दैट विजुअलाइज़ेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप जब 6 साल से दिल्ली में या फिर 3-4 इयर्स से दिल्ली में रह रहे होते हो, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ अगेन इज़ अ बिग चैलेंज एंड इस टाइम पे थोड़ा-सा घर पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए थे। मैंने बहुत सारे इस टाइम पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया कि नहीं तू इस बार क्लियर हुई है, तो इस बार तुझे जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वी आर देयर फॉर यू। सो अगेन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नॉट गोइंग गुड। जीएस के 2-3 दिन जीएस पेपर से 2-3 दिन पहले तक आई वाज़ राइटिंग माय ऑप्शनल आंसर्स सो दैट आई कुड नॉट आई एक ही थॉट था दिमाग में कि बस मुझे ये चांस मिला है और मुझे ये करना ही करना है किसी भी हालत में। मैंने नहीं सोचा कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो? मैंने नहीं सोचा कि उस दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी-तीसरी बार मेंस लिख रहे हैं। मैंने इस तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट्स कभी आए ही नहीं दिमाग में क्योंकि सिर्फ़ एक ही जज़्बा था कि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। इसके लिए मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी और मुझे इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। मेरे माता-पिता के सपोर्ट के साथ मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी 2017 में शुरू की। 2017 में जब मैंने शुरू किया तब विज़न ये था कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। बट इट टूक मी 6 इयर्स टू 5 इयर्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीट दिस एग्ज़ाम। प्रीलिम्स हमेशा से हर एक इंसान के लिए एक चैलेंजिंग फ़ेज़ रहा है बिकॉज़ ये एक एलिमिनेशन स्टेज है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। मेरे लिए भी वो क्वाइट चैलेंजिंग ही था। 5 अटेम्प्ट्स लगे मुझे प्री क्लियर करने के लिए और एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी समझने के लिए कि क्या चीज़ें ज़रूरत हैं प्री को क्लियर करने के लिए और क्या चीज़ें ज़रूरत है मेंस को क्लियर करने के लिए। और शायद हर एक का एक अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। मेरा वीक पॉइंट ये था कि मैं फैक्ट्स को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि कॉन्सेप्ट्स मेरे हमेशा से काफ़ी क्लियर रहे। इसीलिए शायद जब मेंस पहली बार लिख रही थी तो फ़ोकस मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको एक फ़ोकस्ड तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आपको हमेशा एक कॉन्टिन्यूटी के साथ आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है।
और मतलब कहीं लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं कोई पहला आंसर लिखने के लिए, बट इवन इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड योर प्रीलिम्स, आपको अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सामने रखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक डायरेक्शन शो करते हैं, नॉट ओनली फॉर मेंस बट ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक माइंड फ्रेम देते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में पढ़ना है, इस सब्जेक्ट से ये पढ़ना है, किस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किस तरह से ऐसे नोट्स बनाने हैं जो थोड़े लेंदी हों और फिर जो थोड़े शॉर्ट हों, ताकि रिविजन ईज़ी हो जाए आपकी। और आप अपनी रिविजन और इनफैक्ट टेस्ट सीरीज़ भी अटेम्प्ट करते रहिए, इवन इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड योर प्रीलिम्स। सो मेंस के लिए एक वैल्यू एडेड एडेड मटेरियल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए डेफ़िनेटली मुझे DIS हब एम के यादव सर की गाइडेंस के अंडर QEP प्रोग्राम जो था, उससे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली। मैंने ये प्रोग्राम 2020 में जॉइन किया था, मेरे पास वैल्यू एडेड मटेरियल 2020 से था मेरे पास। उस वैल्यू एडेड मटेरियल को अपने आंसर्स में धीरे-धीरे सिंक इन करके जब मैं आंसर्स लिखती रही, तो मेंटरशिप एम के यादव सर की थी, तो मुझे रियलाइज़ होता रहा कि मेरे आंसर्स काफ़ी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और जब मेरा मेंस लिखने का टाइम आया, तो यही आंसर राइटिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हेल्प किया, और हाफ ऑफ द वर्क जो था मेरा वो ऑलरेडी कवर हो चुका था, बिकॉज़ मैं आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, ऑप्शनल कवर करने में काफ़ी ज़्यादा सही हो चुकी थी। आंसर राइटिंग के लिए मैं एक और चीज़ एक एक हमेशा से एक फॉर्मेट हर कोई बताता है कि आंसर राइटिंग में एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल 10 मार्क का क्वेश्चन, 10 या 2 या 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको डिफरेंट पार्ट्स में आंसर करने होते हैं, और 15 मार्क का क्वेश्चंस में देयर आर यूजुअली 3 से 4 कंपोनेंट्स जो आपको आंसर करने होते हैं। बट इस बॉडी पार्ट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द कीवर्ड और द डायरेक्टिव गिवन इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज़ अ डिस्कस डायरेक्टिव, यू हैव टू आंसर इन दैट फॉर्मेट। क्रिटिकली एनालाइज लिखा हुआ है, तो क्रिटिकली एनालाइज करना है उस टॉपिक को। सो इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस ऑनलाइन मिल जाएगी। इसके अलावा वैल्यू एडिशन और पॉइंट फॉर्म में क्रिस्प आंसर्स लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग अगेन इज़ अ कोर्स ऑफ द आइस हब, विच जो आपको इस डायरेक्शन में हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ आपको टॉपर्स की कॉपी से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है। टॉपर्स की कॉपी मैंने लास्ट ईयर श्रुति शर्मा की कॉपी से काफ़ी ज़्यादा सीखा कि एग्ज़ाम्पल्स जो उन्होंने कोट किए थे अपनी कॉपीज़ में, वो बहुत ही रेलेवेंट थे और क्रिस्प थे, एंड शी एडेड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड डेटा फैक्ट्स। और यही चीज़ मैंने भी अपने आंसर्स में, इनफैक्ट लास्ट के 1 वीक में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आंसर्स में इम्प्रूव की। और पेपर के अटेम्प्ट करते हुए मैं बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, मुझे केस स्टडीज़ ऐड करनी है, मुझे डेटा फैक्ट्स कोट करने हैं जहाँ पे भी मुझे पता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्मेट में भी आंसर कर सकते हैं। और ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर। एथिक्स का पेपर हमेशा ऐसा होता है कि हर कोई कहता है कि इट इज़ अ चैलेंज टू कंप्लीट द एथिक्स का पेपर। बट एथिक्स के पेपर में भी अगर आप स्ट्रैटेजिकली ध्यान से क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए इनफैक्ट पूरे पेपर को कंसिडर करेंगे, तो एथिक्स में भी आप पेपर भी कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा कंटेंट भी दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम कीजिए। एस्से के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि एस्से should be your natural analytical thought process which is there. Definitely there is a body to an essay or a structure to an essay, that there should be an introduction which should be catchy. There should be a body which should include all the components like socio economic, political and all the angles of essay writing. And एक conclusion होना चाहिए जो आपके व्यू पॉइंट को या बताए या फिर पूरे essay को समराइज कीजिए करे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसे में आर्टिकुलेशन होता है कि आप किस तरीके से अपने सारे पॉइंट्स को आर्टिकुलेट करते हुए एक फ्लो में पूरे एस्से को 1200 टू 1500 वर्ड्स में मेंशन करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड ऑप्शनल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऑप्शनल को आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शनल के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी, प्रिपेयर योर नोट्स, structure your answers and then give it a good presentation. That is what matters. तो मेंस क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची।
इंटरव्यू स्टेज पे आके एक अलग अचीवमेंट आपको फ़ील होती है, बिकॉज़ आप जब 5 टाइम्स से प्रीलिम्स फ़ेल कर रहे होते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में आप प्री क्लियर करके, मेंस क्लियर करके इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, तो एक वो अंदर से एक डिफरेंट फीलिंग होती है। उस फीलिंग के साथ-साथ आपको अगेन एक मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। कुछ बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे, जिन्होंने हमेशा मुझे डे बाय डे इम्प्रूव करने में हेल्प किया। करंट अफ़ेयर्स के लिए आईएसएफ का मटीरियल था, वो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने कुछ मॉक्स भी अटेंड किए, ताकि मैं एक अपने आप को प्रेज़ेंटेबल और कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकूँ। हर मॉक में मेरा डैफ भी इम्प्रूव होता गया और हर मॉक के थ्रू मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता रहा, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें इंटरव्यू में मैकेनिकल होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप को नेचुरल सेल्फ शो करने की ज़रूरत है। एंड इंटरव्यू में भी यही मेंटेन करते हुए मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ इंटरव्यू कवर किया। इंटरव्यू से बाहर निकल के ये फीलिंग थी कि हाँ, पॉजिटिव हुआ है। बोर्ड की तरफ से भी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी और खुद को भी एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। उसके बाद टिल द टाइम रिजल्ट कम्स, इट इज़ ऑलवेज़ अनसर्टेन, बट कुछ तो कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से था कि क्लियर कर लूँगी। एंड आज मैं आपके सामने इसी जर्नी को बता रही हूँ कि यूपीएससी मैंने क्लियर किया है 2022। एंड सभी एस्पिरेंट्स को जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप कॉन्फिडेंस रहिए थ्रू आउट द जर्नी, पॉजिटिव रहिए और डिसिप्लिन्ड रहिए। थोड़ा-सा अगर आपका प्री भी नहीं क्लियर हो रहा है या मेंस भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो अपनी गलतियों को पहचानिए कि कहाँ आपकी गलती हो रही है। कुछ वीकनेसेस डेफ़िनेटली रही होंगी जो एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम की डिमांड के साथ मैच नहीं की होंगी। उन गलतियों को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो हर एस्पिरेंट को मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ, और यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मकसद से आपने इस जर्नी की शुरुआत की थी, उसको हमेशा ध्यान में और दिमाग में रखते हुए, पॉजिटिविटी के साथ, हँसते हुए, चिल रहते हुए और रिलैक्स करते हुए इस जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनिटली गोइंग टू बी अचीव व्हाट यू वांट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू।